गेम कुठला आहे? हाँ आप होस्ट बना दो मेरे को और लीव करो. तीन जण असतात त्याच्यामध्ये दोन ग्राउंड अंपायर असतात त्याच्यामध्ये एक मेन अंपायर आवाज आ रही है रे महेंद्र, अमोल, आवाज आ रहा है? आवाज आवाज. हाँ सर. ठीक है ठीक है. आले सगळे? अमोल व्हिडिओ ऑन करून ठेव तुझा. जावेद व्हिडिओ ऑन करके रखो. एकच मिनिटात चालू करू. हा अजून एक वाट बघू 1 मिनिट. अमोल व्हिडिओ ऑन कर तुझा. एक शब्द. हाँ ओके फाईन. आपण फिजिओथेरपीला चालू केलं होतं दुसऱ्या युनिट मध्ये. फिजिओथेरपीच्या ह्याच्यामध्ये लास्ट ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं ब्रश करतो त्याला आणि मग पुढे जाऊ आपण. इम्पॉर्टन्स आणि त्याचे प्रिन्सिपल्स बघूयात फिजिओथेरपीचे. तर त्याच्यामध्ये डेफिनेशन मध्ये काय सांगितलं होतं? द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इंजुरी. हॅलो हा मॉर्निंग कोण बोल रहा? भक्ती. बर बर जॉईन कर ना बेटा तिकडे. मी जरा क्लास मध्ये क्लास घेतोय मी दुसरीकडे मी. ओके ओके हाँ ठीक है. द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इंजुरी और डिफॉर्मिटी बाय फिजिकल मेथड सच एज एक्सरसाइज, हीट ट्रीटमेंट, मसाज अँड सो रॅदर दॅन बाय ड्रग्स और सर्जरी कॉल्ड फिजिओथेरपी. आता याचा अर्थ काय की त्याच्यामध्ये भौतिक साधनांचा वापर करून आपण कशाचा उपचार करतो त्याला भौतिक उपचार पद्धती असं म्हणतात. दॅट इज कॉल्ड फिजिओथेरपी. ओके. आता नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण त्याच्यामध्ये बघितलं होतं की कधीपासून हे चालू झालेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये हिपोक्रेट्स वगैरे मी तुम्हाला सांगितलं मागच्या 460 BC म्हणजे अजून 2500 वर्षापूर्वी पासूनचा याचा वापर होतोय. पण त्याच्यामध्ये त्याला नाव फिजिओथेरपी असंच नव्हतं. फिजिकल ट्रीटमेंट असं किंवा फिजिकल थेरपी असं नाव दिलेलं होतं. त्याच्यामध्ये सुद्धा ते बऱ्याच पाण्याचा वापर करायचे किंवा गरम गोष्टींचा वापर करायचे. अशा गोष्टींच्या बाह्य साधनांचा वापर करून ते ट्रीट करायचे. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिजियोथेरेपी बोलेंगे. तो अभी इसमें मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन से ब्रांचिंग आते हैं. बेसिकली मेडिसिन के कौन से ब्रांचिंग आते हैं उसमें ऑर्थोपेडिशियंस आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं, जीरियाट्रिक्स वाले आते हैं, पेडिट्रिशियंस वाले आते हैं. जो भी लोग फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ काम कर रहे हैं या फिजिकल इंजुरीज के साथ काम कर रहे हैं या बुढ़ापे के साथ काम कर रहे हैं या अर्ली स्टेजेस में जो बच्चों को प्रॉब्लम है उसके साथ काम कर रहे हैं तो उनको ये लोग क्या है ये सब उसी के अंदर आते हैं. त्याच्यामध्ये आता बघितलंय की प्रत्येक जण काही ना काही दुसऱ्याला मदत करतोय इथे आणि काय करतोय कि बाय फिजिकल मीन्स मतलब भौतिक इसका वापर करके वो कुछ कर रहे हैं. कहीं रबर बैंड्स का इस्तेमाल देखा गया, कभी बॉल्स का इस्तेमाल देखा गया, कभी मेडिसिन बॉल का इस्तेमाल देखा गया, कभी स्विस बॉल का, जिम बॉल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल देखा गया. कभी आपको गेट मशीन्स रहते हैं. गेट मशीन्स मतलब क्या कि वॉकिंग मशीन्स रहते हैं, उसके ऊपर स्लिंग्स रहते हैं. यहाँ पे दिख रहा है मेरा एक, मैं ये मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये बूढ़े आदमी को देखो ऊपर से कुछ 2 सस्पेंडर्स लगाए हुए. सस्पेंडर्स मतलब क्या
उसको टंगाया गया है, तो ये क्या है, ये इसको स्लिंग्स बोलते हैं, स्लिंग्स। स्लिंग्स का इस्तेमाल भी करते हैं। फिर कभी कभी ये पैरेलल बार के जैसा ऐसा ये रहता है बार, ये देखो ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, तो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ पे बॉल का इस्तेमाल कर रहा है ये आदमी, इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे मसाज थेरेपी कर रहा है। तो ये सब चीजें किस में आती है, आपके फिजियोथेरेपी में आती है। तो मैंने जैसे बताया था स्टेजेस ऑफ फिजियोथेरेपी, देखो ये ऐसे दिखाई गई है। ये कुछ इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, बॉल्स के साथ काम कर रहे हैं, ये कुछ मशीन है उसके साथ काम कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था। अभी इसके बहुत इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्यों है। तो ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, देखो इसके लिए ना दवाई का जरूरत नहीं रहता। मतलब हम लोग पेट में जो दवाइयां लेते हैं ना, जिसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, या किसी किसी को कोई दवाई काम नहीं करती, या किसी किसी को कोई दवाई का एलर्जी रहता है, तो ये चीज अपने को होना नहीं है। इससे क्या है कि ना ही हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सभी तौर से बहुत हानिकारक कुछ नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है इसके अंदर। ये क्या है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, नो फूड रेस्ट्रिक्शन। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा एक आधा ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट वगैरह रहता है, तब बोला जाता है कि आपको कॉफी नहीं पीना चाहिए, कुछ चीजें खाना नहीं चाहिए। तो ये किसकी वजह से, कि हम लोग कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चीजें हानिकारक हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मेडिसिन ही नहीं ले रहे, तो यहाँ पे फूड रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, मतलब आप कुछ जो है रेग्युलर डाइट वो खा सकते हो। इसके अंदर कोई परहेज नाही आहे. परहेज म्हणजे काय, त्याला काही हे नाहीये, म्हणजे बंधन नाहीये, काय खायचं काय नाही खायचं याच्यासाठी काही ठरवलेलं नाहीये. सर्टन मेडिसिन हैव साइड इफेक्ट्स, मैंने जैसे अभी बोला कि कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन का एलर्जी रहता है, कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन तो इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ये रहते हैं ना स्टेरॉइड्स वगैरह, ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट जो है ना, मतलब जिसको बोलेंगे पोस्ट इफेक्ट जो है, मतलब बाद में, तो वो बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो दूसरी बीमारी को साथ में छोड़ के जाएगी। ए माइक कोणाचा चालू आहे, माइक बंद करा बेटा प्लीज, माइक कोणाच तरी चालू आहे. ओके, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू द बॉडी मेनी फंक्शंस इट विल सक द ब्लड. बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मैंने जैसे बोला था कि इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं और माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत जनों का ऐसा कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर सप्लाई हुआ, झटका वगैरह अगर खा गया, तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड सक होता है, मतलब ब्लड कंटेंट कम होने लगता है, ऐसे कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ब्लड ड्रिंकिंग ड्रैकुला, जैसे इलेक्ट्रिकल ये है ना, तो आपने सुना होगा जो भूत रहते हैं खून पीते हैं, ऐसा दिखा है ना, इंग्लिश पिक्चर में वगैरह दिखाते हैं, यहाँ से काटते ऐसे, है ना, काट के ना वो दांत से खून पीते, ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कोई ये नहीं है. और ये ट्रीटमेंट में तो बिल्कुल ऐसा कोई खून वून पीता नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना. तो इसके लिए आप इत्मीनान रख सकते हो, बहुत उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो ये ट्रीटमेंट में. अब इसमें क्या है, मसाज इज स्टडीज साइंटिफिकली. मैंने जैसे आपको इसके पहले भी थोड़ा सा बताया था कि हमारे पास ना दिवाली के दरमियान मसाज का एक बहुत बड़ा क्रेज रहता है, मसाज करते हैं, फिर स्नान करते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, असं बऱ्याचदा होतं, त्याला अभ्यंग स्नान वगैरे म्हणतो की नाही आपण. काहीतरी रिझन असेल त्याचं, काहीतरी त्याच्यामध्ये हे असेल की क्या दरमियान क्या करायचंय वगैरह, दिवाली के समय में क्या ठंड रहता है, ठंड के समय में तेल लगाना अच्छा रहता है वगैरह वगैरह, ये उसका साइंटिफिक रीजन हो सकता है. बट मेनी ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन कि हम लोग मसाज जब करते हैं ना, तो बहुत लोग ना मसाज उल्टे तरीके से करते हैं. तो मसाज का प्रॉपर साइंटिफिक तरीका मालूम होना जरूरी है. जैसे मसाज हम लोग बोलते हैं, हम लोग जैसे जाएंगे ना इसमें, तो मसाज अपने को है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे. तो मसाज स्टार्ट होना चाहिए किससे, इफ्लुराज से. मतलब क्या है कि स्मूथ, मतलब क्या है, सिर्फ स्लाइडिंग मूवमेंट्स के साथ चालू होना चाहिए, उसके बाद हार्ड होना चाहिए, फिर लास्ट मूवमेंट में आके फिर से सूदिंग होना चाहिए. सूदिंग मतलब अच्छा लगे ऐसा, मतलब आपको ऐसे नाही तो हम लोग नोचेंगे और आपको ऐसे म्हणजे चिमट्या बसल्यासारखं वाटायचं आणि मग तर कसला मसाज असं वाटायचं, है की नाही. तर मसाज कसा सायंटिफिक असला पाहिजे, ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये आपण शिकतो. रिलीविंग द पेन एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन, मतलब क्या है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, पेन को रिलीव करते. पेन को रिलीव करते मतलब अपने को दुखों से छुटकारा अपना पा सकते हैं. कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कुछ बाहर के फिजिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, फिजिकल चीजों का, फिजिकल एलिमेंट्स का, फिजिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या है कि हमारा जो पेन है उससे हम लोग रिलीफ पाते हैं, और फिर से हम लोग नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, जो इंजुरी के पहले था पोजीशन अपना नॉर्मल, वैसे पोजीशन को हम लोग. इंटेंसिटी एंड द वॉल्यूम, कंसल्टेंसी जिम, मतलब इसमें क्या है कि जब आपको एक्सरसाइज वगैरह करवाया जाता है, तब आपको क्या है कि इस समय में आपको प्रॉपर इंटेन्सिटी, मतलब तीव्रता किती पाहिजे एक्सरसाइजची, म्हणजे तीव्रतेला कसं म्हणणार की आपण
एका मिनिटाला ह्याचे रिपिटेशन्स किती केले पाहिजेत. आता ह्याला तीव्रता म्हणू, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट टाइम, मतलब अगेंस्ट टाइम के अगेंस्ट में जो कर रहे हैं उसको हम लोग तीव्रता बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे. हाँ, क्या है, अच्छा, इंटेंसिटी मतलब क्या है, तीव्रता. तीव्रता मतलब क्या है, टाइम के अगेंस्ट में कुछ काम करे. तो इतने रिपीटेशन. जैसे हम लोग नॉर्मल रहते हैं तो मुझे बताओ कि 1 मिनट के अंदर हम लोग कितने पुशअप्स लगा सकते हैं. अब ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई, लेकिन जब हम लोग कुछ इंजुरी से गुजर रहे हैं तब हमको क्या है कि कुछ चीजों का परहेज रखना पड़ता है. कुछ चीजों का क्या करना पड़ता है कि अपना इंटेंसिटी लो लाना पड़ता है. वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम मतलब कितना हमको करना है, एक समय में कितना पुशअप्स करना है या कितना मूवमेंट्स करना है, हाथों के समझो एल्बो फ्लेक्शन करना है, ये करना है तो ये कितनी बार करना है. इसके अंदर वजन कितना देना है, जैसे 250 ग्राम्स का समझो हमने एरोवेट्स लगाया, या फिर 2 kgs का हमने मेडिसिन बॉल दिया, या फिर कुछ थेराबैंड्स के मतलब इंटेंसिटी जैसा रहता है ना, थेराबैंड्स के कलर्स रहते हैं, वो कलर्स के हिसाब से उसका डेंसिटी रहता है, मतलब वो इलास्टिसिटी ज्यादा 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 होते जाता है. उसमें से कौन सा यूज करना है. तो ये इंटेंसिटी, और ये क्या है, ये जिम इंस्ट्रक्टर, जिम में जब जाओगे तो ये कंसल्टेंसी, मतलब आप सोच के समझ के किसी का राय लेके उसके ऊपर काम करना है. सॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन आर 2 एंगल्स ऑफ फिजियोथेरेपी. मतलब क्या है कि आपको किसी चीज का सॉल्यूशन देना है और उससे बचावात्मक भी कुछ तरीके आपको बताना है. तो ये दोनों चीजों का फिजियोथेरेपी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंस है, मतलब इसकी महत्व, ये इंपॉर्टेंस है, मतलब उसके महत्व क्या है ये बताया गया है. अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी. गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या, फिजियोथेरेपी करते समय कुछ चीजों का हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है. जैसे एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इंजुरी हो गया, तो इंजुरी कौन से पार्ट का हो गया. देखो, हाँ, ये तो पहले हम लोग ये देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको. इंजुरी कौन से पार्ट को हो गया, ठीक है ना. इंजुरी का प्रमाण कितना है, कितना मतलब इंजुरी का प्रमाण मतलब उसका इंटेन्सिटी, त्याची तीव्रता किती आहे, म्हणजे इजा जी झाली ती किती कितपत झालेली आपल्याला. पूर्णच एखादा पार्ट निकामी झालेला आहे का पार्शियली, म्हणजे आंशिक निकामी झालेला है, ये देखना हमको जरूरी है. मतलब क्या है, उसका इंटेंसिटी देखना. तीसरी बात, सेक्स देखना, मतलब क्या है कि मेल को हुआ है या फीमेल को हुआ है, वो देखना जरूरी है. क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट रहता है, बॉडी का मेकअप डिफरेंट डिफरेंट रहता है, फिजिकल अपीयरेंसेस डिफरेंस रहते हैं, तो ये देखना जरूरी है. चौथी बात आपको ये देखना है कि एज क्या है, एज फैक्टर क्या है, जिसको इंजुरी हुआ है उसका एज फैक्टर क्या है, मतलब एज बहुत ज्यादा है, कम है, या फिर यंग है, बेबीहुड में है, या फिर ओल्ड एज में है, मिडिल एज में, ये आपको देखना जरूरी है. आप सिर्फ स्पोर्ट्समैन के साथ ही काम नहीं करते, आप लोग बहुत लोगों के साथ काम करते हो. जैसे मानो कि आप एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी चला रहे हो, तो उसमें काफी सारे एजेड लोग भी आएंगे, तब उसको भी, वहां पे भी इंजुरी होने के चांसेस है. तो वहां पे आपके फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल्स लगाए, तब उसका एज देखना बहुत जरूरी है. और उसके बाद ट्रेनिंग एज देखना. जैसे मैंने बोला कि आपका इंजुरी कौन से पार्ट को हुआ है, इंजुरी का इंटेंसिटी कितना है, जेंडर देखना है, मेल है या फीमेल है देखना है, उसका एज देखना है, उसका ट्रेनिंग एज देखना है. ट्रेनिंग एज मतलब कितने सालों से ये फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, या कुछ कभी किया ही नहीं है इन्होंने फिजिकल वर्कआउट. ये सब चीजें अपने को देखना बहुत जरूरी है. तो ये सब क्या है, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है. मतलब क्या है कि आपको इन चीजों के ऊपर देख के ही हर इंडिविजुअल को डिफरेंट ट्रीट करना है. जैसे तुम्हारे पास, हम फर्ज करो आपके पास 10 पेशेंट्स आते, तो 10 ही पेशेंट्स अलग अलग एज में से गुजरते हैं, अलग अलग जेंडर्स है उनके, अलग अलग ट्रेनिंग एज है, या फिर कहो अलग अलग प्रोफेशन में से, अलग अलग व्यवसाय में से है लोग. तो इनको सभी को ट्रीट करना है, तब अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा. एक जैसा ट्रीटमेंट सभी के ऊपर नहीं काम करेगा. तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है. अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इसके, ये तो मोटे मोटे तौर पे मैंने 5 बताए ऊपर ऊपर के, ठीक है ना. अब बेसिक क्या है उसमें, सर्कुलेशन एंड टिश्यू फ्लूइड इंटरचेंज मेंटेन और इंक्रीज. मतलब क्या है, जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हो तो आपके देखना है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं उस टिश्यू तक. अगर हो रहा है तो उसका सर्कुलेशन करने में हम बाहर से मैनिपुलेशन करते हैं. मतलब क्या है कि हम कुछ क्या करते हैं, हमारे तरफ से हम कुछ चीजों को, जैसे एखादी चीज चल रही है तो उसको आपको रफ्तार से दौड़ाना है, तो आप क्या करते हो, उसको धक्का मारते हो. तो जैसे मैंने बोला कि ब्लड सर्कुलेशन तो हो ही रहा है, आपके हार्ट से जो ब्लड पंप होता है
वो ऑटोमेटिकली बॉडी में से सर्कुलेट होके 40 सेकेंड्स के अंदर फिर से वहां पे हार्ट में पहुंच जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट्स को रिकवर होने के लिए ब्लड सप्लाई ज्यादा होना जरूरी है। ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो बेस क्या है उसका ब्लड सप्लाई ज्यादा करने का, तो उसमें से ऑक्सीजन सप्लाई जाएगा और दूसरी बात न्यूट्रिएंट जाएंगे, मतलब सकस जे पदार्थ आहेत ते आणि प्राणवायू या दोन्ही जर गोष्टी गेल्या तिथपर्यंत तर काय होईल, त्या सेल्सला त्या पेशींना रिकव्हरी होण्यासाठी त्यांना पुनर्निर्माण होण्यासाठी खूप सहायता त्याची लाभेल। म्हणून काय कि आपको क्या करना है कि सर्कुलेशन को बढ़ाना है। जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बढ़ेगा, है ना। न्यूट्रिएंट जब जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, फास्ट रिकवर होगा। बहुत बार देखो कोई इंजर्ड पर्सन रहता है, या फिर अभी देखो कोविड में हम लोग देख रहे हैं लोगों को क्या कर रहे हैं कि कोविड का अब तक तो कोई परफेक्ट ऐसा ये दिया नहीं है ना, जैसे ट्रीटमेंट है या वैक्सीन है, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि सिम्टम्स देख के उसके ऊपर हमारे डॉक्टर्स कुछ इलाज करते हैं, जैसे पैरासिटामोल दे रहे, एरिथ्रोसिन दे रहे, वगैरह वगैरह, ये चीजों का इस्तेमाल। साथ ही साथ इसके साथ ना क्या कर रहे हैं कि अच्छा डाइट दे रहे उनको। डाइट इसलिए अच्छा दे रहे क्योंकि अगर कुछ अंदर इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कम हो गई है आपको, एंड दैट इज ड्यू टू सम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स मिनरल्स, किसी डेफिशिएंसी की वजह से आपके अंदर इम्यूनिटी कम हो गई, तो इसको एनहांस करने के लिए जिंक के टैबलेट्स देते हैं या विटामिन सी का सप्लीमेंट देते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा आहार भी देते हैं। उसका कारण क्या है कि रिकवरी फास्ट होता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, किसी पार्ट को अगर इंजरी हुआ है तो मसाज करने का रीजन एक है कि उस पार्ट की तरफ हमको ब्लड का फ्लो बढ़ाना है, और वहां पे जो ब्लड यूज्ड अप है, यूज्ड अप मतलब खराब ब्लड है, उसको वहां से ड्रेन कराना है, मतलब वहां से निकाल देना है। अच्छा ब्लड वहां तक पहुंचाना है और बुरा ब्लड वहां से निकालना है। बुरा और अच्छा क्या रहता है, अच्छा ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट्स के साथ, और बुरा मतलब क्या है कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा है, और उसमें क्या है कि यूज्ड अप चीजें जैसे वेस्ट मटेरियल ज्यादा है, टॉक्सिन जमा हुए हैं, जैसे विषारी द्रव जमा हुए, उसको वहां से निकालना है। तो ये दोनों चीजें करते समय हमको देखना है कि सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से उस टिश्यू तक या वो सेल्स तक या वो पार्ट तक अच्छी तरीके से वो सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, इसको देखना है। उसको मेंटेन भी करना है, उसको बढ़ावा भी देना है। तो ये दोनों चीजें, ये पहला प्रिंसिपल इसका, मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट मोबिलिटी और इंक्रीज द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। बहुत बार होता है कि हमारा आपला एखादा सांधा निकलतो या डिसलोकेशन बोलते हैं हम लोग, जॉइंट से अपना एक जॉइंट में जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट क्या करता है, अपना जगह से अपनी जगह छोड़ देता है, उसको डिसलोकेशन कहते हैं हम लोग। तो डिसलोकेशन के दरमियान क्या होता है कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है बॉडी का, जैसे शोल्डर डिसलोकेट हो गया तो शोल्डर का मूवमेंट होता नहीं है, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। अगर करना भी चाहो तो वो आदमी खुद नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट की जरूरत लगती है। तब इसके दौरान फिजियोथेरेपी के दौरान ये देखना है कि जब जो मेरा शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन ये है, यहाँ तक मेरा शोल्डर जाता है, तो फर्ज करो यहाँ तक ही जा रहा है, तो इसका रेंज ऑफ मोशन आपका कम हो गया, तो इसको क्या है आपको बढ़ाना भी है, इसको मेंटेन भी करना है। देखो मेंटेनेंस ऑफ शोल्डर मोबिलिटी मतलब क्या है, सॉरी जॉइंट मोबिलिटी मतलब क्या है कि आपको कोई भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो वो जॉइंट का मोबिलिटी मतलब उसके अंदर जो हलन चलन है उसका हलन चलन बरकरार रखना है, अपने को सेम तरीके से रखना है, मतलब जितना पहले होता था वैसे ही लाने की कोशिश करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा हाथ मुझसे नहीं उठ रहा तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट करता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हेल्पिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर ऐसे ही रहा काफी दिनों तक तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मोबिलिटी मतलब ये मूवमेंट जो है ये कम हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या बहुत दिन रेस्ट करते हैं अपन लोग, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारे जॉइंट का मूवमेंट्स ना बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। या फिर एक बार गौर फरमाओ कि आपने सवेरे बहुत वर्कआउट किया है और एक जगह पे आपने 4-5 घंटे बिता दिए एक ही जगह पे बैठ के, आप जब वहां से उठोगे तो इमीडिएटली आपके जॉइंट्स में कुछ महसूस होगा, कुछ पेन महसूस होगा। तो ये रीजन ऐसा है कि एक ही पोजीशन में आप बहुत देर तक वो जॉइंट को रखते हो तो उसमें मोबिलिटी कम हो जाता है। फिर से मोबिलिटी आने में, फिर से वो गर्माहट लाने में, फिर से उसमें मूवमेंट लाने में थोड़ा सा समय लगता है और उसके लिए थोड़ा सा पेनफुल इवेंट भी रहता है। तो ये क्या है कि जॉइंट आपका जो डिसलोकेट हुआ है, जिसमें मोबिलिटी कम हुआ है, उसको फिर से बरकरार करने के लिए हम लोग बाहरी चीजों का इस्तेमाल करके
इसको मेंटेन भी करते हैं और उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे देखो, हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उस समय में क्या करते हैं कि हमारा रेंज ऑफ मोशन जो नेचुरली जा रहा है उसके ऊपर कोई क्या कर रहा है, हमको प्रेशर देख के हमारा हाथ पकड़ता है, पीछे से कोई स्ट्रेच करता है, शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेच कर रहा है। तो ये कैसे कर रहा है कि बाहरी हेल्प से आपको वो हेल्प कर रहा है। इसलिए क्या है कि बाहरी फोर्स से आपका मूवमेंट क्या है कि थोड़ा जहां जाता है उससे थोड़ा और ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एवरीडे फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए क्या करते हैं कि बाहरी रूप से बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस का इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट मोशन या रेंज ऑफ मोशन जिसको बोलेंगे, वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी इसका थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस और इंक्रीज ऑफ मसल पावर। अभी बहुत बार ऐसे देखा गया है इंजुरी के दरमियान, मैंने वजह से बोला कि पैर को अगर इंजुरी हुआ है तो आप स्टमक का कंडीशनिंग, बैक का कंडीशनिंग, हाथों का कंडीशनिंग कर सकते हैं। उसको हम लोग टोनिंग बोलते हैं ना। टोनिंग मतलब क्या है? टोन मतलब क्या? किसी चीज में ना आवाज खराब आती है, देखो टोनिंग गया इसका। जैसे हमने एक बहुत अच्छी गिटार खरीदी है या सितार खरीदी है, या फर्ज करो कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सरोद है या फिर सारंगी है, ये चीजें हमने खरीदी है और बस गिटार खरीदी और शौक के तरफ पे हमने ड्राइंग रूम में उसको टंगा के रखा है, ना बजाने आता है ना करने आता है। पहले दिन जब लाया तब थोड़ा सा बजा लिया तो आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, मीठी आ रही थी। जैसे आपने टंगा के रख दिया, 8 दिनों के बाद फिर आपका मूड बना और आपने उसको निकाला, आप फिर से उसको बजा के देखिए तो आपका सुर उतरा हुआ लगेगा। उतरा हुआ मतलब क्या? उसमें आवाज जो पहले दिन आई थी वो आवाज वैसे नहीं आएगी। वो आवाज कैसे वैसे ही आने की उसकी ये क्या है, खूबी क्या है कि आपको उसको रोज स्ट्राइक करना पड़ेगा। वो स्ट्रिंग को रोज अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो टोन में रहेगा। तो उसी प्रकार मसल्स में भी ऐसा काम है हमारा कि जब मसल्स हमारे ये करते हैं, महेंद्र महेंद्र तू अटेंडन्स घे बेटा, किंवा राजश्री असेल तर हा अटेंडन्स घेऊन ठेव, ठीक आहे? कारण मला पुन्हा लक्षात राहत नाही आणि पाठवून दे मॅडमच्या ह्याच्यावर, ठीक है? ओके फाइन। तो इसको क्या है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग अच्छे बजना है तो आपको उसको रोज बजाना पड़ेगा। उसी प्रकार मसल्स में भी स्ट्रिंग्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, उसका मसल टोन जाता है बोलते हैं ना। बहुत बार देखो, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स रहते हैं या जो जिम में वर्कआउट करते हैं ना, साल भर करेंगे तो पूरा फिट दिखेगा, ये करेगा। अगर उसने फर्ज करो कुछ उसको बीमारी हो गई और 1 महीना वो नहीं गया तो एकदम आपको टोन ना उतरा हुआ दिख रहेगा। मतलब क्या है कि वो जो टोनिंग था, उसमें जो शेप था, उसमें जो कड़कपन था, वो आपको क्या होगा, लूज हो गया ऐसा दिखाई देगा। तो क्या है कि उसको मसल पावर को और उसका जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, टोन मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि आप जब समझो कहीं यहाँ पे इंजुरी है तो आप इस मसल को टोन कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। तो फिजियोथेरेपी के जरिए हम लोग असिस्टिंग रेजिस्टिंग या असिस्टिंग एक्सरसाइजेस, मतलब क्या, मेरे हेल्प से, आपके हेल्प से, बाहरी हेल्प से कुछ करना है, तो ये सब चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जहां पे आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या है, मसल का पावर मतलब मसल का स्ट्रेंथ वैसे ही मेंटेन करना है। क्यों? तो हमारा इंजुरी के दरमियान बहुत सा फासला हो जाता है। तो ट्रेनिंग अगर फर्ज करो हमारा हर साल में रेगुलर हम लोग ट्रेनर्स है किसी चीज के, एथलीट्स है अच्छे, और फर्ज करो कि हमारा एक आधा महीना इंजुरी के दरमियान जाता है, तो 1 महीने के बाद आप 1 साल के पहले जैसे थे वही परफॉर्मेंस लेवल आएगा। आपको मसल टोन या स्ट्रेंथ लाने में जो 1 साल लगता है, उतरने में उसको बहुत ज्यादा नहीं समय लगेगा। 15 से 1 महीना, 15 दिन से 1 महीने में आपका टोन पूरा डाउन आ जाएगा। मतलब क्या है कि आपके पूरे साल भर की मेहनत पानी में चले जाएगी। तो इसलिए क्या है कि जब भी कोई एथलीट इंजूर होता है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का या फिर एज ए कोच अपना एक काम बनता है कि हम लोग उसको टोनिंग में रखने का काम करें जब तक वो फिर से दोहरा के फिर से अपने स्थिति में नहीं आता। तब तक हम लोग बाकी के ऑर्गन्स का टोन रखना या मसल में स्ट्रेंथ रखना हमारे लिए काफी जरूरी है। एडिक्वेट रेस्पिरेशन मतलब क्या है कि उसको सांस जैसे आता है, जैसे मैंने बोला कि आप अगर खाना नहीं खाओगे तो बहुत से लोग हैं जो 10-10 दिन का उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते, पानी पीते। कुछ ऐसे भी लोग हैं कुछ 3-3 दिन पानी भी नहीं पीते, ऐसा भी उपवास रखते हैं। फास्टिंग बोलते हैं ना हम लोग, जैसे फास्टिंग बोलते हैं ना, उपवास मतलब अनशन बोलेंगे, उपवास नहीं बोलेंगे उसको, अनशन बोलेंगे। तो ये लोग रखते हैं।
तो देखो फूड के बगैर आप 10 दिन रह सकते हो, पानी के बगैर आप 2-3 दिन रह सकते हो, अगर सांस को 3 मिनट भी रोक लो ना, तो मुझे यकीन है कि 3 मिनट के अंदर तो जान निकल जाएगी। तो जिंदा आदमी रह सकता है, खाने के बगैर रह सकता है, पीने के बगैर काफी दिन रह सकता है, लेकिन अगर सांस 3 मिनट भी रोक लो ना, तो 3 मिनट में बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 मिनट में आपकी जान निकल जाती है। तो ये क्या है कि आपके हर अवयव को, हर सेल को ऑक्सीजन कंटेंट बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट लो होता जाएगा, वैसे वैसे आपका रिकवरी लेवल कम होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग एक ही जगह पे ऐसे खामोश बैठे ना, तो हमको ऐसे ये आता है, देखो क्या यॉर्निंग आता है, मतलब जाम्बई देते हो अपन, मालूम है, ऐसे सुस्ती निकालते हैं। ये ऐसे क्यों करते हैं हम लोग? इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन, बेसिक रीजन है कि हम एक जगह पे बहुत देर बैठे रहेंगे तो हमारे जो सिस्टम्स है ना, वो स्लगिश हो जाते हैं। स्लगिश मतलब क्या? ढीले पड़ जाते हैं। ढीले मतलब क्या? वो अपनी जो रफ्तार है उसमें काम नहीं करते। जैसे रेस्पिरेटरी रेट है जो 14 to 18 टाइम चलना चाहिए, तो वो क्या होता है, 12 टाइम चलने लगता है। मतलब आप एक जगह सुस्ता गए ना, कुछ काम नहीं कर रहे, सुस्त बैठे हुए, तो आपको ऐसे ये आएगा, यॉर्निंग आएगा, जांबई देता तुम्हें। इसका कारण ऐसे, उसका रीजन ऐसा है कि आपका ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा है। हेलो, हाँ, हेलो, कुठल्या कुठल्या मॅडम मी लेक्चर मध्ये नंतर करा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका रेस्पिरेशन अगर अच्छा हो तो आपको क्या है कि रिकवरी फास्ट होता है। देखो आपने देखा होगा कि बहुत से सिटीज ना मतलब पोल्यूटेड है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है। अभी शायद थोड़ा सा पोल्यूशन फ्री हो गया ये 6-8 महीने में, लेकिन पोल्यूटेड सिटीज में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह आते। यहाँ पे एक है कि आप थोड़े देर अगर ट्रैवल करते वगैरह हो ना, तो आपको बहुत ऐसे सुस्तापन आ जाएगा, बहुत ऐसे एकदम डल हो जाओगे। तो इसका रीजन ऐसा है कि आपको ऑक्सीजन की बजाय ना बहुत सारे अदर गैसेस आपके अंदर जा रहे हैं, और वो गैसेस क्या है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है, टॉक्सिन्स है वो, अब विष विष विषकारक है वो। तो वो क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी के सेल्स को ना ढीला बना रहे हैं, आपके ब्रेन सेल्स को ढीला बना रहे हैं, आपका हर एक एफिशिएंसी कम हो रहा है उसकी वजह से। तो ये क्या होता है, अगर प्योर ऑक्सीजन है तो बहुत जगह ना ऑक्सीजन पार्लर्स है, आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने ऑक्सीजन पार्लर्स खोल के रखे। मैंने अभी लेटेस्ट एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि एक छोटा सा सिलेंडर निकला है 600-700 रुपए का, तो वो 12.5 लीटर कुछ ये ऑक्सीजन ये करता है। तो वो सिलेंडर्स आपको घर में रखने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। कि इसे रीजन है, कोविड में बहुत से लोग ऑक्सीजन की वजह से मौत हो रही है जिनकी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना, उसमें ये करना, उसमें काफी समय जा रहा है। तो इसके दरमियान आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो इसके लिए वो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये छोड़ो, तो ऐसी चीजें हैं कि ऑक्सीजन अगर सप्लाई अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपको ताजगी महसूस होगी। तो आपको जब भी कोई रिकवर करना है पार्ट, तो आपका रेस्पिरेशन ये प्रॉपर होना जरूरी है। रेस्पिरेशन प्रॉपर होना जरूरी है मतलब आप सांस के कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, सांस के ऊपर खास तौर से ध्यान देके सांसों के बारे में कुछ अवेयरनेस ला सकते हो, और इन चीजों को लेके आप रिकवरी रेट फास्ट कर सकते हो। देखो सवेरे आकर आपने ना प्राणायाम वगैरह किया होगा, तो आपको दिन भर बहुत ऐसे मतलब फ्रेश फील करोगे। उसका रीजन क्या है कि कंटेंट ऑफ अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो कंटेंट है, बाकी के जो हवाएं हैं हवा में अपने एनवायरनमेंट में से जाती है अंदर, तो वो हवाएं समझो ज्यादा स्टोरेज हो गई तो अपने को लेथार्जिक लगता है। लेथार्जिक मतलब सुस्ता जाते हैं। तो उसके लिए अगर फ्रेश एयर, ऑक्सीजन का सप्लाई अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली आप ताजा महसूस करोगे। तो इसलिए क्या है कि जब भी आम आदमी को तो लगता ही लगता है, लेकिन इंजूर्ड प्लेयर को या फिर समझो बीमार आदमी को अगर ये चीजें हो तो बहुत अच्छी तरीके से रिकवर होता है। बहुत बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं। हॉस्पिटल्स में क्यों रहते हैं? आम जगह पे भी रहना चाहिए ना, होटल में भी रहना चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर, या फिर आप ग्राउंड पे जाओ वहां पे भी होना चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर। ये क्यों नहीं होता? तो उसका रीजन है कि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई है और वहां पे बीमार कोई नहीं है। होटल में बीमार जाके नहीं बैठता है ना, हॉस्पिटल में बीमार रहते हैं। तो बीमार के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई जरूरी है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। आपको पता है कितना लगता है सिलेंडर? रोज हम लोग 3 ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म कर देते। मतलब हमको जो नेचर देता है ना, वो कम से कम 3 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिन के,
मतलब 3 ऑक्सीजन सिलेंडर का आमतौर पे एक आम हॉस्पिटल में देखेंगे, बहुत मतलब जहाँ पे सस्ता हॉस्पिटल है वहां पे भी 700 रुपया वो चार्ज करते हैं एक सिलेंडर का। तो 3 सिलेंडर के कितने हो गए दिन भर के? 2100 रुपए। 2100 रुपए की सांस फुकट ले रहे आप, है ना, बहुत फ्रीली ले रहे। तो ठीक है, हॉस्पिटल में जब जाओगे, जब बिल काटोगे तब समझ में आएगा कि इसकी कीमत क्या होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमको जो हमारा पेशेंट है या फिर जो एथलीट है जो इंजर्ड है उसको ऑक्सीजन सप्लाई या फिर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन लेने में उसको कैसे ये करे, तो इन चीजों के ऊपर अपने को गाइड करना चाहिए। तो ये फिजियोथेरेपी के दरमियान ये भी होता है। बहुत बार क्या होता है कि लंग्स का एक्सपेंशन और ये कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं ना तो हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा टाइडल वॉल्यूम के नाम से एक चीज है। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या? हर सांस में आप कितनी सांस लेते हो। तो आमतौर पे एक आदमी 350 ml सांस लेता है। 350 ml मतलब ऑक्सीजन नहीं है पूरा। ऑक्सीजन कंटेंट कितना रहता है उसमें, कोई बता सकता है? माइक ऑन करके बताओ, एयर में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है अपने एटमॉस्फेयर में? कोई सांगू शकतं? माइक ऑन करके बताओ और नाम बताओ। ऑक्सीजन 98. पार्डन, बोल बेटा, बोल बोल। 98. हाँ, किती टक्के असतं ऑक्सीजन? 98. होय, 98 नहीं रहता। हेलो सर, मैं बता 20. दूं। हाँ बता बता। 21 sir, 21. एक जन 21 सर। बोल बोल, कौन बोलते हैं? महेंद्र बोलतोय सर। हाँ हाँ, 21%। परफेक्ट 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 परफेक्ट। सर मेरे को 21 वो भी था, दोनों में से एक कंफ्यूजन था। नहीं, 21% रहता है। मतलब एक्चुअली अगर मैं बताऊं प्रॉपर तो 20.95% रहता है। तो 21% बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, फर्ज करो 350 ml सांस लिया, मतलब कितना ml ऑक्सीजन हो गया उसके अंदर आपके हिसाब से? 21 गुना 3 कितना हो गया? 63 और 10.5 है ना। 63 और 10.5 कितना होता है? 75 ml ऑलमोस्ट। हाँ 75 ml। हाँ 75 ml ऑक्सीजन। जब आप एक सांस लेते हो 350 ml हवा जाती है तो उसमें से 75 ml सिर्फ ऑक्सीजन है। बाकी का नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस है, जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन वगैरह। ये जो गैसेस है उसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो इनका कंटेंट है। सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का है ना। नाइट्रोजन 70% है। ओके, और ये 21% रह गया। हाँ, तो ये चीजें है। तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, और आम आदमी जब सांस लेता है, आम आदमी लेता है तब 350 ml लेता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन जब सांस लेता है तो 500 ml सांस लेता है। तो देखो 350 और 500, इसमें 150 का फर्क है। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कंटेंट भी उतना ज्यादा जाता होगा। इसीलिए क्या है कि स्पोर्ट्समैन को ज्यादा हांफता नहीं है। जब प्रैक्टिस करता है ना तो आम आदमी को दौड़ाओ और स्पोर्ट्समैन को दौड़ाओ, तो स्पोर्ट्समैन का ऑक्सीजन मतलब लंग्स कैपेसिटी इतना अच्छा रहता है कि वो ऑटोमेटिकली उसकी जरूरतें पूरी कर सकता है। और बाकी का आम आदमी के लिए वो जरूरतें पूरी नहीं करता तो वो हांफने लगता है, मुंह से सांस लेने लगता है ना। तो उसका रीजन ऐसा है कि सांस इनसफिशिएंट है, मतलब उसको क्या हो रहा है कि उसको सांस कम पड़ रही है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मतलब पहले ही वो एक चीज से गुजर रहा है तो उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होना नहीं है, इसके बारे में हमने ध्यान देना है। ध्यान देना है मतलब क्या है कि उसके ऊपर अपन ने पूरा कंसंट्रेट करना है कि इसको दूसरी तरीके का कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो दूसरी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए क्या है कि अपने को देखना है कि कॉम्प्लिकेशन, जैसे अगर मुझे पूरे मायने में पता है जॉइंट के बारे में तभी मैं उसको छेड़छाड़ करूं, या मेरे को एक्सरसाइज के बारे में मुझे पता है तो तभी मैं इससे के साथ छेड़खानी करूं, या फिर ना करूं। नहीं तो क्या हो जाएगा कि करने के बजाय, कुछ अच्छा होने के बजाय बुरा होने लगेगा। आपकी जब भी इच्छा भी अच्छी है कि भाई इसको करना है, तो आप क्या करोगे कि अभी चलो रिकवर हो गया ना, चलो निकालो 20-20 पाउंड का डंबल लगाओ, चलो बाइसेप करो, है ना। तो ये अगर करोगे तो ये ज्यादा खराब कर दोगे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस उसमें बढ़ा दोगे। तो ये चीजें नहीं करना है। अगर आपको पता है तभी आप इसके साथ डील करो, या फिर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लो। क्योंकि मैंने जैसे बोला, मैं हर समय में यही बोलता हूँ कि जब आपका प्रोफेशन क्या है, इक्विवेलेंट टू डॉक्टर है। कैसे कि आप भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, आप कोई मशीन के साथ डील नहीं कर रहे हो। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, ना आप मैकेनिक हो,
ना मैकेनिकल इंजीनियर हो कि आप कुछ पुर्जों के साथ काम कर रहे हो, नहीं नहीं, आप किसके साथ काम कर रहे हो, ह्यूमन मशीन्स के साथ, इंसान के साथ काम कर रहे हो। तो आपका रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना डॉक्टर का रोल रहता है। डॉक्टर भी बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं तो क्या करोगे, एक बार अच्छा करने के बजाय बुरा कर जाओगे, है ना। तो ऐसे होता है कि आपको अगर जानकारी हो तो, नहीं तो बोलते हैं ना नीम हकीम जान को खतरा, मतलब मालूम है आपको इसका अर्थ क्या है? नीम हकीम जान को खतरा मतलब क्या? जिसको आधा अधूरा नॉलेज है ना, वो क्या करता है कि वो चीज जो है उसको ठीक करने के बजाय ज्यादा बिगाड़ के रख देता है ना। तो ये जान को खतरा हो जाता है। हकीम मतलब क्या? डॉक्टर। आधा डॉक्टर जो रहता है ना वो डेंजरस रहता है, इसलिए बनो तो पूरा डॉक्टर बनो या तो ना बनो, है ना। दो चीजों में रहो, बीच में मत रहो, तो ये प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगा। तो आपको क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो मैंने जैसे बोला कि ये प्रिंसिपल जो है, पहले मैंने 5 प्रिंसिपल्स मोटे मोटे तौर पे बोले थे। कौन से बोले थे? मैंने बोला था कौन सा, कहाँ पे इंजुरी हुआ है, साइट ऑफ इंजुरी, ओके, इंटेंसिटी ऑफ इंजुरी, ओके, एज, जेंडर और ट्रेनिंग एज। ये मोटे मोटे तौर पे 5 ध्यान में रखना प्रिंसिपल्स। और उसके बाद मैंने जो ये स्लाइड पे दिखा है, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? नहीं? यस सर। हाँ ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट 3 मिनट बच गए, तो हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो थोड़ा सा एक ब्रश कर देता हूँ। फिजियोथेरेपी ये जो है, इसको ड्रग्स के बगैर किया जाता है। इसको क्या है कि बाह्य मैनिपुलेशन से करते हैं हम लोग, बाहरी चीजों का इस्तेमाल करके करते हैं। उसमें या फिर हाथ हो, या फिर आपका थेराबैंड्स हो, रबर बैंड्स हो, मेडिसिन बॉल्स हो, एरोवेट्स हो, सैंड बैग्स हो, या फिर स्विस बॉल हो, जिम बॉल हो, ये सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्प्रिंग्स रहते हैं, कुछ स्प्रिंग्स का, बुलवर्कर्स रहते हैं उसका, कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ट्रीटमेंट करोगे, कभी पानी से काम करोगे, कभी गर्म चीजों से काम करोगे, कभी ठंडे चीजों से काम करोगे, जिसको हम लोग थर्मोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, वाटर का ट्रीटमेंट है तो हम लोग हाइड्रोथेरेपी इस नाम से जानते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के साथ काम करोगे। तो ये सब चीजें क्या है कि हमको फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल करना है। सिर्फ बाहर से, देयर इज नो मेडिसिनल यूज, देयर इज नो सर्जरी, सर्जरी भी नहीं करते और मेडिसिन का इस्तेमाल भी नहीं करते, मतलब पेट के अंदर कुछ लेना नहीं है। और इसके वजह से क्या है कि फूड का मतलब खाने पे कोई परहेज नहीं है आपके, आप जो चाहे वो खा सकते हो, रेगुलर अच्छा डाइट ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको उसको डेवलप करना है। आई बात समझ में? कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो, 1 मिनट बाकी है हमारे पास, 1 मिनट वी हैव। किसी को कुछ क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ सर, फिजियोथेरेपी में पाउडर मसाज रहता है क्या सर? देखो मसाज के ना बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग मसाज में देखेंगे। जैसा ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, ऑयल्स में फ्रैग्रेंस के ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों का वो रीजन क्या है मैं उसका बताऊंगा एग्जैक्टली कि किसके लिए करना है। बहुत से क्या है कि पाउडर या ऑयल का ये इस्तेमाल इसलिए कैसे है क्योंकि फ्रिक्शन कम होना चाहिए आदमी के हाथ में, और जो पेशेंट है, पेशेंट ही बोलेंगे, पेशेंट के शरीर में और आदमी के हाथ में फ्रिक्शन कम से कम हो, तो क्या होता है कि स्किन का लॉस कम होता है। उसकी वजह से होता है, बहुत सी चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रैग्रेंस का भी मतलब अलग अलग ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, अलग अलग ऑर्डर्स का मतलब जैसे बोलेंगे ना स्मेल्स का, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस वजह से करना है उसका हम लोग रीजनिंग देखेंगे, ठीक है। और कुछ? less than 1 minute, we have less than 1 minute. Okay, we have class again on maybe Friday, isn't it? So Friday we'll deal with the importance and we'll go with hydrotherapy, ठीक है ना। एक एक थेरेपी के साथ काम चालू करें। सर अगर ये क्वेश्चन था तो मैं अगले इसमें पूछूंगा आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं तो मेल कर देंगे। 29 यस यस हाँ मेल 29 ला पेपर आहे सर नेटचा, बार त्यावर थोडस